हेलो एवरीवन, दिस इज़ फहद एंड आई वेलकम यू टू फहद पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर शुरू करें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल फहद पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए टू मेक श्योर कि आगे जो भी कंटेंट है वो मैं जो बनाऊँ वो आप तक आराम से पहुँच जाए। तो ये जो चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, इसको वन शॉट में मैं आज कंप्लीट करूँगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत इजी और सरल भाषा में मैं इसको आप तक समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप जब इसको समझें, जब हम इसको समझाएंगे, आप जब समझ जाइएगा तो आपको इस चैप्टर का 100% पूरा समझ हो जाएगा। तो आप इस चैप्टर में इसके चैप्टर के लेक्चर में के टॉपिक में, इस वीडियो में बेसिकली आप इन तक जुड़े रहिए ताकि इस चैप्टर का 100% आपको नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, तो इस चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ जाता होगा। देखिए, चैप्टर का जो नाम होता है वो चैप्टर का एक तरह का बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन होता है। अगर आप उसके अच्छे से मायने को समझ जाइएगा तो आपके लिए चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स क्या है? जैसे कि मिनरल्स, जैसे कि हम लोग अब बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी लाइफ में आगे पीछे जहाँ भी देखते हैं हमको मिनरल से बना हुआ हर एक चीज़ दिखता है। हमारा बॉडी भी बहुत सारे मिनरल से अंदर से बना हुआ है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। हड्डी कैल्शियम से बना हुआ है। ठीक है, हमारे खून के अंदर पोटेशियम है, सोडियम है, सब कुछ है। ठीक है, बेसिकली तो मिनरल्स इंसान के बॉडी के अंदर है, जानवर के बॉडी के अंदर भी है। हम जो आप ज़मीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है, चाहे मेटालिक मिनरल्स हो, नॉन मेटालिक मिनरल्स हो, कोल हो, पोटेशियम, कोल, पेट्रोलियम, ये भी एक तरह का मिनरल्स है। ठीक है, आपके ज़मीन के अंदर से आपको मेटालिक मिनरल्स मिल जाएगा, नॉन मेटालिक मिनरल्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि लाइमस्टोन मिल जाएगा आपको, आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा, आपको बहुत सारा अदर मेटल भी मिल जाएगा, प्रीशियस मेटल मिल जाएगा, समुंदर के अंदर में मिनरल्स मिल जाएगा, अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स मौजूद है। तो मिनरल्स आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो मिनरल्स से बहुत सा कुछ बनता है, जैसे कि जितना भी इंडस्ट्रीज में मेटालिक सब्सटेंस बनता है, मेटालिक मशीनरीज बनता है, वो बेसिकली एक तरह का मिनरल्स है। तो मिनरल्स इज हैज अ वाइड इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। ओके, तो मिनरल्स का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मिनरल्स का आप दवाई भी बनता है, बहुत सारे मिनरल्स का यूज़ होता है उसमें। ठीक है, जैसे हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब हम लोगों को आयरन की गोली दी जाती है, तो आयरन भी क्या है? मिनरल्स है। ठीक है, और आप बात कर लीजिए जैसे कि हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उसके अंदर बहुत सारा मिनरल्स होता है, एल्यूमिनियम, सिलिका, लाइमस्टोन, जो हमारे दांत को सफाई करने के काम आता है। ठीक है, फ्लोराइड होता है जो कि बेसिकली जो दांत के अंदर कैविटी होता है उसको बनने नहीं देता है। तो हर मिनरल्स का अपना बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी, बायोलॉजिकल टर्म से देखा जाए तो उसका भी अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो हर मिनरल्स का अपना यूज़ है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल तौर पे भी यूज़ है, इसलिए बॉडी के अंदर मौजूद है। और कहने का मतलब है कि वो एक इंडस्ट्रियल यूज़ भी है उसका, तो इसलिए हम उसको इंडस्ट्री पर्पस से भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारा यूज़ है। इलेक्ट्रिकल पर्पस से कॉपर को एल्यूमिनियम वायर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी उसका यूज़ है। तो बेसिकली वाइड एस्पेक्ट में, वाइड रेंजेस में मिनरल्स का यूज़ है। ठीक है, तो मिनरल्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो मिनरल्स होता है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, विच हैव अ kind of certain chemical properties and have a certain structure. ठीक है, it's a homogeneous mixture, it's a homogeneous substance which have a certain characteristics and certain structure, right? तो ये होता है मिनरल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अगर नज़र उठा करके देख ले तो जैसे कि रोड बन रहा है, तो रोड जो बनता है तो उसमें भी बहुत सारा मटेरियल्स का, जो बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ होता है, तो वो भी एक तरह का मिनरल्स है। ठीक है, राइट? जैसे कि सीमेंट यूज़ करते हैं तो सीमेंट भी सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इन सब चीज़ों से मिल करके बनता है। जो सीमेंट का प्रॉपर्टीज़ होता है, सैंड से, लाइमस्टोन से भी बनता है वो। तो बेसिकली कह सकते हैं कि बहुत जगह पे मिनरल्स का यूज़ है। शिप बन रहा है, बड़ा बड़ा मशीन्स बन रहा है, वो भी मिनरल्स से बन रहा है। ठीक है, तो मिनरल्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है लाइफ में। तो जियोलॉजिस्ट लोग मिनरल्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो ये मिनरल्स होता है। तो ऐसे है, तो मिनरल्स का आप इम्पैक्ट जान लिए, मिनरल्स का इंपॉर्टेंस जान लिए, और मिनरल्स क्या होता है वो जान लिए। तो यहाँ पे फिर एक वर्ड है कि और क्या है,
तो मिनरल्स के का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और वो उसका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो वो भी मिनरल्स का अपना खुद का चीज़ होता है। अब बात करते हैं कि जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफर्स कहते हैं जो अर्थ के बारे में पढ़ता हो, ठीक है, अर्थ के बारे में पढ़ता हो, ठीक है, तो एज अ होल पढ़ता हो, तो वो उसमें मिनरल्स को वो एक सब टॉपिक की तरह पढ़ लेगा, जो कि अर्थ के पूरे डिफरेंट टाइप के अर्थ के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ता है। लेकिन वो मिनरल्स को एज अ पर्टिकुलर तरीके से नहीं पढ़ेगा, मिनरल्स को इन डेप्थ नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो अर्थ के क्रस्ट के जितने मिनरल्स होते हैं बेसिकली उनको पढ़ता है और उनके डेप्थ नॉलेज को रखता है। तो बेसिकली यही दोनों डिफरेंस है। जियो मिनरल्स को के नॉलेज में अगर बात किया जाए, जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट कैसे देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। यानी कि जियोलॉजिस्ट होते हैं वो मिनरल्स को डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स अकर कैसे करता है, ठीक है। तो मिनरल्स अकर जो करता है वो मतलब मिनरल्स पाया कैसे कैसे जाता है। जो ज़मीन के क्रस्ट होता है, अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें मिनरल्स पाया जाता है। अब जो क्रस्ट में मिनरल्स पाया जाता है वो किस किस तरीके से पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है, अर्थ के किस पार्ट में किस तरीके से मौजूद होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहले है आपको दिया हुआ कि इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, फॉल्ट्स और जॉइंट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, क्रैक्स के सर्विक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, ठीक है, इस तरीके से वेन्स और लोड्स के फॉर्म में। तो बेसिकली जो अर्थ का क्रस्ट होता है, अर्थ के क्रस्ट में वेन्स मतलब होता है, वेन हम लोग जानते हैं जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर वेन्स होता है, नस होता है, वो उसी तरीके से ज़मीन के अंदर भी वेन होता है, नस जैसा दिखेगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा। तो ये जो वेन्स होता है बेसिकली उस वेन्स में मिनरल्स मौजूद होता है। लोड्स होता है मतलब वही वेन्स अगर बहुत गहरा हो गया, मोटा मोटा लेयर बना बना कर ज़मीन के अंदर है, तो उसमें मिनरल्स पाया जाता है, तो उसको लोड्स कहते हैं, ठीक है। और उसको माइनिंग वगैरह करके उसको निकाला जाता है। और मिनरल्स बनता कैसे है, तो मिनरल्स टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, इन चीज़ों को जब मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स से जब ये चीज़ होता रहता है, जब कोई भी अंदर जो डेड डिकिंग एनिमल एंड प्लांट्स होता है, इनमें जब हीट, टेम्परेचर, प्रेशर बनता रहता है, इससे मिनरल्स बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो पहला तो जान लिया कि मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में जो जॉइंट होता है, वेन्स होता है, लोड्स होता है, इस फॉर्म में होता है। दूसरा जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में होता है। बेड्स एंड लेयर्स क्या हो गया, मतलब एक परत के जैसा होगा, एक बेड के जैसा बिछा हुआ होगा, ठीक है, उस तरीके से, और लेयर्स के फॉर्म में बिछा हुआ होगा, ठीक है। तो वो ऐसे होता है। तो आप जैसे कि हम जो जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो वेन्स और लोड्स के फॉर्म में होता है उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाया जाता है, टिन, कॉपर, जिंक, लेड। और जो बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में होता है वो उसमें कौन कौन सा पाया जाता है, कोल वगैरह जो पाया जाता है, वो इस जिप्सम वगैरह जो पाया जाता है मिनरल्स, ये बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में होता है। और ठीक है, तो जब एवोपरेशन होता है बेसिकली जब जो भी सब्सटेंस होता है सेडिमेंट्री मिनरल्स अंदर में जो भी रहता है, वो बेसिकली जब इसका हीट, टेम्परेचर, प्रेशर जब पड़ता है बहुत डेप्थ में, बहुत लंबे वक्त तक, तब ये चीज़ बनता है। और जब एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन मतलब कि जब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हीट और टेम्परेचर होता है, उसका जब एवापोरेशन होता है तो उसका भी रिजल्ट होता है कि ये बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में मिनरल्स एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि थर्ड तरीके से जिसमें मिनरल्स अकर करता है वो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। रेसिडुअल मतलब कि बच जाना, मास मतलब बचा हुआ मास वेदर्ड मटेरियल के बाद, यानी कि कोई भी ऊपर का अर्थ क्रस्ट का जो लेयर होता है उसमें जो वेदरिंग होता है सन के एयर की वजह से, रेन वाटर की वजह से, तो जो चीज़ होता है जो उड़ना रहता है, हटना रहता है, हट जाता है। लेकिन जो भारी चीज़ रहता है जो बच जाता है वो बेसिकली मिनरल्स के फॉर्म में रह जाता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे बॉक्साइट जो है वो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। चौथा जो है वो एलुवियल डिपॉजिट होता है। एलुवियल मतलब जहाँ पे पहाड़ से जब बारिश होती है, खासकर नदर्न प्लेन्स साइड में बारिश होती है या फिर ऊपर से पहाड़ से जब पानी आता है तो वो अपने साथ जो है ना एलुवियल डिपॉजिट लेकर के आता है, और वो पहाड़ के या फिर जो वैलीज गुजरता है, जो गॉर्जेस होते हैं, उनके साइड में जो है वो डिपॉजिट होने लगता है कुछ कुछ सैंड, सिल्क, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा मिनरल्स भी रहता है वो भी वहाँ पे साइड में डिपॉजिट हो है। जो भारी चीज़ होता है वो डिपॉजिट होता चला जाता है। तो ये बेसिकली एलुवियल डिपॉजिट के फॉर्म में
इसको अकर होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ये सब इस तरीके से एल्यूवियल डिपॉजिट के फॉर्म में अवेलेबल होगा। चौथा है कि ओशन वाटर, जो समुद्र के अंदर पानी होता है उसके अंदर भी बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि मिलियंस ईयर्स से जो है लोग अपना कचरा को कहाँ डंप करते हैं, अल्टीमेटली समुद्र पानी में। और वहाँ पे जब इतना सारा कचरा जब डंप होता चला जा रहा है एक लंबे समय से, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ ना कुछ मिनरल्स के फॉर्म में इकट्ठा होगा। और जाहिर सी बात है जब डेड प्लांट एनिमल जब मरता है अंदर जाता है तो वो भी एक तरह का मिनरल्स का शक्ल ले लेता है एक लंबे टाइम के बाद। तो दैट इज द रीजन दैट वाइड रेंजेस ऑफ मिनरल्स आर आल्सो फाउंड beneath the water, especially in the oceans, right? तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये बेसिकली मिनरल्स का फॉर्म होता है। अब इस तरीके से मिनरल्स अकर करता है 5-6 तरीके से। अब बात करते हैं हम कि मिनरल्स को फर्दर डिवाइड कैसे किया गया है। मिनरल्स को जो बांटा गया है बेसिकली वो 3 तरीके से बांटा गया है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स उनको कहते हैं जो मेटल के फॉर्म में होता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक जो मेटल के फॉर्म में नहीं है। एनर्जी मिनरल्स, जिससे बेसिकली हम लोग एनर्जी के पर्पज से उस मिनरल्स को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनरल तो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, जो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स होता है। अब बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स किसको कहते हैं? जो मेटल फॉर्म होता है, और वो भी 3 तरीके का होता है, एक फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस। तो फेरस मिनरल्स कौन सा हो जाएगा? जिसमें आयरन कंटेंट होता है, जैसे मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सब आयरन कंटेंट रखने वाला मिनरल्स है। नॉन फेरस जो आयरन कंटेंट नहीं रखता है, जैसे कॉपर, लेड, बॉक्साइट हो गया। प्रीशियस मेटल मेटेलिक मिनरल्स कौन सा हो गया? जो बहुत प्रीशियस है लेकिन वो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक में नहीं आएगा, वो प्रीशियस मेटल में आएगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जिसको हम ज्वेलरी या फिर बहुत महंगा होता है ये सब के पर्पस में यूज़ करते हैं, वो प्रेशियस मेटल्स हो जाएगा। अब मेटेलिक हो गया। नॉन मेटेलिक में अगर बात कर ले तो माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब क्या हो गया? आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गया। एनर्जी मिनरल्स का बात कर ले तो बहुत कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है ये सब, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हमेशा से हम लोग इसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मिनरल्स 3 तरीके से हो गया, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। अब बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, इन्हें मिनरल्स को पार्ट बाय पार्ट एक एक करके पढ़ना है और इनके इंपॉर्टेंस को पढ़ना है, और ये मिनरल्स कहाँ पाया जाता है वो चीज़ को देखना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये जो मिनरल्स हम लोग पाया जाता है जहाँ जहाँ, इसके जगह को नाम याद रखना है, और कहाँ पाया जाता है ये याद रखना है। तो आपको इसमें कुछ फैक्ट्स है जिसको लर्न करना होगा, आपको रटना होगा, हार्ट लर्न बाय हार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, मिनरल्स को हम लोग निकालते कैसे? तो मिनरल्स बेसिकली हम लोग निकालते हैं माइनिंग करके। तो माइनिंग भी बहुत तरीके का होता है। माइनिंग मतलब ज़मीन के अंदर से आप जो मिनरल्स निकालते हैं उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। तो माइनिंग जो बहुत तरीके होता है, राइट माइनिंग होता है, टनल माइनिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कह लो फिर आप ये कह लो, क्या बोलते हैं आप उसको, क्वायरिंग कह लो। जब माइनिंग आप बहुत ऊपर लेवल पर करते हो, बहुत डेप्थ में नहीं जाते, उसको क्वायरिंग कहते हैं, ठीक है। तो मैनुअली भी हो जाता है, कभी आप ब्लास्टिंग करके भी माइनिंग करते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके ज़मीन के अंदर कौन सा मिनरल्स मौजूद है और कितने क्वांटिटी में मौजूद है, और उसका मोड ऑफ अकरेंस क्या है। तो उस हिसाब से फिर माइनिंग का प्रोसेस डिसाइड होता है कि किस तरह के माइनिंग प्रोसेस को हम कैरी आउट करेंगे टू ऑब्टेन दैट मिनरल्स। क्लियर हो गया? और इसके लिए आप एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग और साइंस लगा हुआ है। माइनिंग इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, एंड मेटलर्जी इंजीनियर्स होते हैं, जिनके कल्मिनेशन ऑफ ऑल इज़ यूज फॉर माइनिंग मिनरल्स। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग फेरस मिनरल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मिनरल्स है वो कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सा फेरस मिनरल्स है, ठीक है। तो मिनरल्स बेसिकली जो है ना पेनिनसुलर प्लेटो में पाया जाता है। जो इंडिया आप देखते हो उसका नीचे वाला जो पोर्शन होता है साउथ, वो उसके ऊपर में जो पेनिनसुलर रीजन है और वो सेंट्रल रीजन है, खासकर छोटा नागपुर रीजन और पेनिनसुलर रीजन, यहाँ पे आपको मिनरल्स बहुत अबंडेंट फॉर्म में मिलेगा। छोटा नागपुर प्लेटू और जो पेनिनसुलर प्लेटूज है इसमें आपको मिनरल्स बहुत मिलेगा। तो जितना भी स्टेट इसमें कवर करता है आपको बेसिकली यहाँ पे मिनरल्स आपको अबंडेंट फॉर्म में मिलेगा। अब हम लोग पर्टिकुलर फेरस मिनरल्स का बात कर ले तो फेरस मिनरल्स में आयरन ओर आ जाता है। जो आयरन जो बेसिकली वो बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। जितना भी इंडस्ट्रीज है उसमें आयरन का मशीन है, और जो इंडस्ट्री फर्दर सब इंडस्ट्री बन रहा है उसमें भी जो मशीन हो रहा है वो भी आयरन का है। तो आयरन और जो है ना वो बैकबोन है अदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और बात कर ले तो आयरन ओर बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक होता है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट होता है वो सुपीरियर क्वालिटी का आयरन कंटेंट रखता है, क्योंकि इसमें 70% आयरन कंटेंट होता है, सुपीरियर क्वालिटी का आयरन ओर होता है। और जो हेमेटाइट है तो उससे थोड़ा सा डल क्वालिटी का होता है, लेकिन उसमें भी 50% 60% आयरन कंटेंट पाया जाता है। लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा जो है हेमेटाइट यूज़ होता है, याद रखना आप, ठीक है। अच्छा, पाया कहाँ जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, इन सब जगहों में जो है बेसिकली
बेसिकली पाया जाता है। इन चारों स्टेट को मिला के पूरे इंडिया का 97% आयरन पाया जाता है, याद रखना। अब बात करते हैं कि कहाँ गया, हाँ मैग्नीज का बात कर ले। तो आयरन ओर के बाद जो फेरस मिनरल्स है वो मैग्नीज। तो मैग्नीज भी बहुत इंपॉर्टेंट आयरन ओर है, ये है, सॉरी, फेरस मिनरल्स में आता है क्योंकि इसमें फेरस कंटेंट होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ना स्टील प्रोड्यूस करने में इसका अबंडेंट यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, इन सब बनानों में, इन सब चीज़ों को बनाने में मैग्नीज का यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आयरन और बेल्ट मेजरली है कहाँ कहाँ इंडिया में। तो ये उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। ठीक है, जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है यहाँ पे पाया जाएगा। और यहाँ पे जो माइंस है जहाँ पे आयरन और पाया जाता है उड़ीसा झारखंड बेल्ट में, वो है बदम पहाड़ माइंस और मायूर भांज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमाटाइट और पाया जाता है। तो इन जगहों का आपको नाम याद रखना होगा कि उड़ीसा झारखंड बेल्ट में कौन सा माइंस है जहाँ पे आयरन और पाया जाता है, आपको याद रखना है। दूसरा आयरन और बेल्ट है इंडिया में, वो है दुर्ग बस्तार रीजन, जो बेसिकली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो बेलाडीला रेंज ऑफ हिल जो है बस्तार डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे अच्छा क्वांटिटी में इसका माइंस पाया जाता है। ठीक है, और इसके इस तरीके से, हाँ। अब बात करते हैं बल्लारी चित्रा दुर्गा क्या है, चिक्कामंगलुरु तुमाकारा बेल्ट। ठीक है, कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आयरन और रिजर्व बहुत बड़े पैमाने में मिलता है। ठीक है, कुदरमुख माइन जो है यहाँ पे पड़ता है, जो वेस्टर्न घाट साइड में है, वेस्टर्न साइड में यहाँ पे भी पड़ता है। यहाँ पे कर्नाटका साइड में जो एक्सपोर्ट हो जाता है, वहाँ पे कैसा पोर्ट है जहाँ से वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बल्लारी चित्रदुर्गा बेल्ट भी आपको याद रखना है। चौथा जो है वो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। यहाँ पे भी आपको जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको मिलेगा, ये माइंस का बेल्ट मिलेगा। तो अच्छा, जो हम लोग बात कर रहे थे कि मैग्नीज जो है ये फेरस मिनरल्स है, ये पाया कहाँ जाता है, सबसे अबंडेंट में जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो आपको एरिया वाइज याद रखना होगा नाम कि कौन सा मिनरल्स कौन सी जगह में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं फेरस और नॉन फेरस के मिनरल्स के कंपैरिजन के बारे में। तो जितना भी मेटालिक इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, तो उसमें जितना भी मेटालिक इंडस्ट्रीज है उसमें फेरस मिनरल्स का ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, यानी कि 3/4 आप मान लो, यानी कि 4 पार्ट में से 3 पार्ट जो है ना वो फेरस मिनरल्स ही मेटालिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, ये लोग बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और जो 1/4 है वो नॉन फेरस मिनरल्स यूज़ होता है, जैसे कि कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब। ठीक है, तो हम लोग अब नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो नॉन फेरस मिनरल्स है जैसे कि जिंक हो गया, लीड हो गया, बॉक्साइट, कॉपर, इन सब के बारे में, तो इनका भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल यूज़ होता है। तो ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बारी बारी से कॉपर के बारे में, पहले पढ़ते हैं। तो जो कॉपर मिनरल्स है इसका जो रिजर्व्स है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में मिलेगा। ठीक है, और इसका यूज़ जो है ना, चूँकि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में यूज़ होता है। ये मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, यानी कि शीट में भी इसको बना सकते हैं और इसको हम लोग वायर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब वायर भी बना सकते हैं इसका। तो बेसिकली जो है ट्रांसमिशन लाइन में बड़ा बड़ा जो वायर बनता है, कॉपर वायर भी यूज़ होता है, नॉर्मल जो हम लोग डोमेस्टिक वायर यूज़ करते हैं उसमें भी वायर में यूज़ होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बारे में, बॉक्साइट के बारे में। तो बॉक्साइट जो है वो ओर है, वो एल्यूमिनियम का ओर है, बेसिकली उससे हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो जो एल्यूमिनियम होता है ये जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा अब कहाँ पाया जाता है, ओडिशा जो है वो एल्यूमिनियम ओर का या फिर बॉक्साइट का सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट है इंडिया में। ठीक है, और दूसरी बात कर ले कि ये जो है इसका भी यूज़ जो होता है एल्यूमिनियम का तार बनाने में, यानी कि केबल, यानी ये भी डक्टाइल मैलिएबल होता है, इससे भी वायर बनता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट यूज़ यह होता है कि ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ होता है क्योंकि ये हल्का होता है और वो हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है, तो वो लाइट मेटल के तौर पे वो वहाँ पे यूज़ होता है। पाया कहाँ जाता है इंडिया में और उड़ीसा के अलावा अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स और बिलासपुर कतनी रीजन्स में पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। ठीक है, मेटालिक मिनरल्स हम लोग देख लिए, फेरस, नॉन फेरस, दोनों का दो टाइप देख लिए, कहाँ पाया जाता है वो देख लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स है जैसे माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इन सब के बारे में, ये सब कहाँ पाया जाता है वो देखेंगे और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे।
तो जो अगला नॉन मेटालिक अब हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स होता है जो मेटल नहीं हो, तो वो भी मिनरल्स हो लेकिन मेटल नहीं हो। तो जैसे माइका हो गया, तो माइका जो होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में दिया होगा कि नहीं दिया होगा, नहीं दिया है। तो माइका भी एक तरह का मिनरल्स है जो कि बेसिकली शीट्स के फॉर्म में होता है, मतलब वो रहेगा पत्थर ही, लेकिन लेयर बाय लेयर, लेयर बाय, आपको लगेगा कि वो लेयर बाय लेयर है, वो दिखेगा, लेकिन वो जो होता है ना, वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है उसको बनने में। ठीक है, तो ये जो होता है, अच्छा, इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसा होता है जो कि जिसके वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत बढ़िया इंसुलेटर के फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग बेसिकली यूज़ कर लेते हैं। इसका बहुत बहुत बताया गया है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा होता है, लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छा होता है, जिसके वजह से वो हाई वोल्टेज को भी रेजिस्ट कर लेता है आराम से, और इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। जो हाई वोल्टेज लाइन होता है उसमें भी जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो माइका का बनता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अच्छा, पाया कहाँ जाता है ये? छोटा नागपुर रीजन, कोडरमा, हजारीबाग, झारखंड बेल्ट में ये अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है, राजस्थान में ये मिलता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है, लाइमस्टोन के बारे में। तो लाइमस्टोन जो कि चूना पत्थर होता है, वो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बन का जो पत्थर होता है उसमें मिलता है ये। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है सीमेंट इंडस्ट्री में, और जो ब्लास्ट फर्नेस जो होता है स्मेल्टिंग प्रोसेस में, आयरन का जो होता है जो फर्नेस होता है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है लाइमस्टोन का। पाया कहाँ जाता है ये? तो आपको ये मिलेगा, आपको सबसे ज़्यादा ये मिलेगा यहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में मिलेगा, आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कि हजार्डस ऑफ माइनिंग। तो माइनिंग प्रोसेस आप जानते हो कि क्या होता है, मतलब अर्थ क्रस्ट को काट के वो डिफरेंट माइनिंग प्रोसेस से उसको माइन किया जाता है और नीचे से चीज़ों को निकाला जाता है। तो माइनिंग जो होता है ना, वो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, इन्वायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे, पॉल्यूशन करता है वो, बहुत सारा हजार्डस इफेक्ट डालता है इंसान के लाइफ पे, इंसान के हेल्थ पे। तो अब जाहिर सी बात है, उसमें डस्ट इतना होता है कि जो माइनर्स होते हैं जहाँ पे जो काम करते हैं, उनका जो लंग होता है वो बेसिकली ख़राब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट इतना उड़ता है, और वो पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि लंग्स वाला डिजीज़ हो जाता है उन लोगों को। फिर इन्वायरमेंट डैमेज होता है, कि जहाँ पे आप माइनिंग करते हो वहाँ पे का आप हैबिटेट को ख़राब कर रहे हो, पेड़ पौधा को काट रहे हो आप, वहाँ पे का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको ख़त्म कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ के जंगल को ख़त्म कर रहे हो, वहाँ के जानवरों को ख़त्म कर रहे हो, वहाँ के जो चरिंद परिंद है पेड़ पे जो अपने लाइफ को पे डिपेंडेंट होते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। उससे माइनिंग से जो आवाज़ आता है, उस आवाज़ से कितने जानवर मर जाते हैं, खासतौर पर चिड़िया वगैरह, खासतौर पर बर्ड्स। तो इस तरीके से आप, अच्छा, उससे जो पॉल्यूशन होता है वो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। तो माइनिंग का मल्टीपल हजार्डस है। ठीक है, माइनिंग से जो डस्ट और जो भी केमिकल्स वगैरह जो भी निकलता है, जो भी गैसेस निकलता है, वो अलग हार्मफुल इफेक्ट डालता है। तो माइनिंग जो होता है वो बेसिकली आपको अल्टीमेटली आपको भले आपको मिनरल्स प्रोवाइड कर देता है, लेकिन आपको इन्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स को बचाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है? क्योंकि आप जानते हो कि मिनरल्स जो होता है वो बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है बनने में, और जिस हिसाब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो जो रेट है कंजप्शन का, वो फार 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 फास्ट है एज कम्पेयर टू द फॉर्मेशन टाइम, राइट? तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप मिनरल्स को वाइजली यूज़ करो। आप मिनरल्स को ऐसे यूज़ ना करो जिससे आप उसको मिसयूज़ हो जाए। आप मिनरल्स को मतलब मिनरल से बना हुआ जो भी आप सामान यूज़ कर रहे हो, आप उसको वाइजली यूज़ करो। आप रिसाइकिल, आप पढ़े हो रिड्यूस रियूज़ रिसाइकिल, तो आप कम से कम यूज़ करो। जो बना हुआ जो जो लेकर के सामान आए हो उसको आप लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करो। आप वो रिसाइकलेबल अमाउंट, जो रिसाइकलेबल क्वांटिटी मटेरियल चीज़ होता है उसको यूज़ करो। जो रिसाइकिल चीज़ों से बन के आया है उसको यूज़ करो, ताकि आप एक अपने आगे वाले जनरेशन के लिए आप वो मिनरल्स को छोड़ सको, ताकि वो भी यूज़ कर पाए, क्योंकि मिनरल्स को बनने में इतना वक्त लगता है। ठीक है, तो आपको मिनरल्स यूज़ करना होगा वाइजली, और आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से हट के नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होना पड़ेगा। वो हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है अनकन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, यानी कि आपको ऐसे एनर्जी पे डिपेंड करना होगा जिससे आप अपना एनर्जी को नीड पूरा करते हो। जो एनर्जी आपका
रिन्यूएबल है, यानी कि आपको वो कभी ख़त्म नहीं हो, जैसे सन से आने वाला एनर्जी, उससे भी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, उससे भी बहुत सारा आप एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हो। तो आप मिनरल्स पे डिपेंड होके ना हो करके आप जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे आप डिपेंड हो, ताकि आपके मिनरल्स को बचाया जा सके। आप जो रिसाइक्लेबल अमाउंट क्वांटिटी होता है, रिसाइकिल होने वाला जो मटेरियल होता है, उसको आप यूज़ करो, ना कि आप जो मिनरल्स है प्योर जो कि ख़त्म हो जाएगा उसको यूज़ ना करो, ठीक है? तो इससे आप मिनरल्स को वाइज़ली यूज़ कर सकते हो और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग अब देख चुके हैं कि मिनरल्स का टाइप देख लिए, कहाँ पाया जाता है वो देख लिए। अब उसको कंज़र्व करना वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो अब बात करते हैं कि मिनरल्स में हम लोग क्या-क्या देखे। हम लोग मेटालिक मिनरल्स देखे, नॉन मेटालिक मिनरल्स देखे, ठीक है? फिर एनर्जी टाइप ऑफ मिनरल्स के बारे में हम लोग बेसिक जाने हैं, जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इन टॉपिक को हम लोग को अब देखना है। लेकिन मिनरल्स का जो टाइप होता है मेटालिक, नॉन मेटालिक, मेटालिक में भी फेरस, नॉन फेरस, और नॉन मेटालिक में जैसे कि हम लोग माइका को देखें, इसको देखें, माइका को देख लिए, फिर उसके बाद अ, इसको देख लिए, लाइमस्टोन को देख लिए, ठीक है? मेटालिक में भी देख लिए 2 एग्ज़ाम्पल, नॉन मेटालिक में भी देख लिए, प्रीशियस का देख लिए। तो अब हम लोग जो है अब एनर्जी मिनरल्स के बारे में या फिर एनर्जी रिसोर्स के बारे में अब आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी एक ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को काम करने में हेल्प करता है। तो आप बेसिकली हम लोग जो साइंस की डेफिनेशन क्या होता है एनर्जी का? द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हर कुछ वर्क करता है, मशीन वर्क करता है, इंसान वर्क करता है, पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो उस पूरे सिस्टम को वर्क करने के लिए बेसिकली हम साइंस के पर्सपेक्टिव में बात कर लें, तो उसको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा। तो जो एनर्जी है वो आता कहाँ से है? वो एनर्जी बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी से लेके आते हो। वो एनर्जी जो है आप जो है वो कोल से लेके आते हो, पेट्रोलियम से लेके आते हो, नेचुरल गैस से लेकर के आते हो, फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ से एनर्जी लेकर के आते हो। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अब कहाँ से वो एनर्जी सोर्स बनता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लेकर के आ रहे हो, जहाँ से आप एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो बेसिकली एनर्जी लाइट के लिए ज़रूरत होता है, लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है एनर्जी से। ठीक है, जब कोई भी चीज़ हम लोग खाना पकाते हैं, तो वो लाइट चाहिए होता है, उसमें खाना पकाने के लिए बेसिकली हीट चाहिए होता है, घर में रोशनी करने के लिए लाइट चाहिए होता है, ठीक है? बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, तो हर तरह का एनर्जी है, वो काइंड ऑफ एनर्जी है। तो हर जगह आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी जो है वो प्राइम सोर्स होता है किसी भी सिस्टम को वर्क करने के लिए। अब बात करते हैं कि एनर्जी होता कितने तरीके का है, तो एनर्जी बेसिकली हम लोग को 2 टाइप का पढ़ना है। तो एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं, जो परंपरागत तरीके से पहले से पूर्वजों सालों दर साल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, अब कुछ दिनों में इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी एक तरह का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है? तो ये सब बेसिकली चारों चीज़ क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जो अभी रिसेंट ईयर्स में डिस्कवर हुआ है और लोग उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए आप उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो सोर्स कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि जियोथर्मल हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, बायोगैस प्लांट हो गया। इन सब चीज़ों से आप जो है एनर्जी जो प्रोड्यूस करोगे, तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रोड्यूस कर सकते हो और ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? चलो, तो एनर्जी का हम बाइफर्केशन पढ़ लिए। अब बात करते हैं एक-एक करके, वही कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इसको एक-एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है कोल। तो कोल जो है वो आप ये मान लो कि कोल जो है ना सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया जाने वाला सोर्स जो है अभी इंडिया में, वो बेसिकली कोल है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो फुलफिल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, वो कोल है, ठीक है? तो कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हो, कोल से आप हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसको आप खाना पकाने में यूज़ कर सकते हो। तो कोल का थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है। तो बेसिकली कोल का जो है बहुत वाइड यूज़ है, ठीक है? तो कोल जो है, अब बात करते हैं कि कोल का टाइप क्या होता है। तो कोल का जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी बांटा गया कि किस तरह का क्वालिटी होता है। तो सबसे जो खराब क्वालिटी का कोल होता है उसको कहते हैं पीट, ठीक है? तो पीट जो होता है वो बेसिकली जो होता है वो सबसे ख़राब क्वालिटी का कोल होता है। उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है? वो जो होता है ना वो बेसिकली आप उसको यूज़ करने लायक वो कोल नहीं होता है, ठीक है? अब बात करते हैं लिग्नाइट का। तो जो लिग्नाइट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली पीट के कम होता है, लेकिन बाकी जो अपर क्वालिटी होता है उसके कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो इसको भी हम लोग उतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है? अब बात करते हैं उससे बेहतर क्वालिटी का कोल, तो वो होता है बिटुमिनियस। तो बिटुमिनियस जो कोल होता है वो बेसिकली थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा डीप
में पाया जाता है, वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में मिलता है, वो डीप इनसाइड द क्रस्ट मिलता है। और दूसरी बात है कि इस सबसे ज़्यादा अगर इंडस्ट्रियल पर्पज से किसी कोल को यूज़ किया जाता है वो है बिटुमिनस, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ये स्मेल्टिंग प्रोसेस में किया जाता है, स्टील बनाने में जो यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन और फिर लाइमस्टोन, फिर उसके बाद जो आप डालते हो फर्नेस में ताकि वो आप स्टील प्रोड्यूस कर पाओ, तो वो जो प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग का, उसमें जो है बिटुमिनस कोल यूज़ होता है। सबसे हाई क्वालिटी का जो कोल होता है वो है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो कोल है वो बेसिकली बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट एकदम नहीं होता है, और ये इसका क्वालिटी सबसे बेस्ट होता है कोल में। तो और इसका जो पाया जाता है वो इंडिया में सबसे कम भी पाया जाता है कोल, ठीक है। अब कोल जो है वो इंडिया में पाया कहाँ जाता है, तो इंडिया में बेसिकली जो है कोल जो है वो आपको बोकारो रीजन, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेटू में पाया जाएगा, झारखंड में पाया जाएगा, ठीक है। बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, ठीक है, इन सब रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोल को जो है ना दो तरीके से और बांटा गया है, ठीक है। वो ऑन द बेसिस ऑफ एज बांटा गया है, क्वालिटी के हिसाब से 4 भाग में बांटा गया है, वो देख लिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ एज बांटा गया है, कौन किस एज में बना है, कितना पुराना है। तो एक कोल जो सबसे ज़्यादा पुराना होता है वो 200 मिलियन ईयर्स अगो उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो वो उसको हम लोग गोंडवाना कोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना कोल्स, ठीक है। दूसरा होता है जो 55 मिलियन ईयर्स पहले बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी कोल्स, ठीक है। क्या कहते हैं? टर्शियरी कोल। तो जो गोंडवाना कोल्स होता है वो आपको कहाँ मिलता है? आपको वो दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड रीजन में मिलेगा। और लेकिन जो टर्शियरी कोल है वो आपको टर्शियरी कोल जो है वो आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हो कि कोल का जो डिपॉजिट है, कोल माइंस कहाँ कहाँ पे है, ऑयल फील्ड्स कहाँ पे है, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व कहाँ पे है, तो वो सिंबल से डिनोट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये झारखंड रीजन है, यहाँ पे आपको बहुत मिलेगा, फिर उड़ीसा रीजन में कुछ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन में मिलेगा, तो आप इसे सोच सकते हो। अच्छा, ये जो ऑयल फील्ड्स है, ऑयल फील्ड्स आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है? ऑयल फील्ड्स आपको जब ऑयल के बारे में पढ़ेंगे तो देख लेंगे। बेसिकली गुजरात में मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, फिर आपको उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन में मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको, हाँ, तो ये चीज़ है, ऑयल फील्ड्स है। और नेचुरल गैस का जो रिज़र्व है वो भी आप देख सकते हो कि वो भी कहाँ पे है। तो वो जो है गुजरात में आपको अच्छा खासा मिलेगा। फिर इसके बाद महाराष्ट्र के जो गल्फ रीजन है वहाँ पे मिलेगा आपको। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का रिज़र्व आपको मैप वर्क में आ सकता है, तो आपको अच्छे से देखना होगा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। कोल का कहानी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ, यहाँ देखो, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सब जगह में आपको कोल मिलेगा। चलो, टर्शरी कोल जो है वो आपको बेसिकली मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब रीजन में मिलेगा। अब बात करते हैं पेट्रोलियम का। अच्छा, तो जो पेट्रोलियम होता है ये भी फॉसिल फ्यूल्स से ही बनता है। जो फॉसिल फ्यूल्स को हाई टेम्परेचर, प्रेशर और लंबे टाइम तक जब रहता है तो वो पेट्रोलियम बन जाता है, ठीक है। और जब और ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर बनता है, और ज़्यादा हीट लगता है, तब वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलो, अब कोल जो पेट्रोलियम जो होता है वो बेसिकली वो एक तरह का नोडल इंडस्ट्री है। नोडल इंडस्ट्री इन द सेंस कि मतलब वो बाकी इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र जो बनता है वो पेट्रोलियम से के बाई प्रोडक्ट से भी फर्टिलाइजर्स बन जाता है। जो प्लास्टिक बहुत सारा बनता है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में बन जाता है। बहुत सारा दवा जो बनता है, बहुत सारा फ्रिक्शनलेस के लिए आप जो ग्रीस वगैरह यूज़ करते हो, वैसलीन वगैरह यूज़ करते हो रब करने के लिए होंठ पे या फिर स्किन पे लगाने के लिए, तो वो भी इससे बनता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम इंडस्ट्री कहते हैं। सिंथेटिक, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज का इससे आपस में इंटर कनेक्शन। अब पेट्रोलियम को हम लोग निकालते कैसे? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। क्रूड ऑयल को जब बर्न करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो वहाँ से फिर हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं कि पेट्रोलियम पाया कहाँ जाता है। तो फॉल्ट टैप्स में पाया जाता है, बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक, ठीक है। सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन के बीच में पाया जाता है। यानी कि देखो, जो ज़मीन में क्रस्ट होता है, तो क्रस्ट जो पोर्शन होता है उसमें कुछ पोर्शन रॉक का ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। तो मान लेते ऊपर और नीचे वाला पोरस है, यानी कि आपको पास करने देगा, मतलब लिक्विड और गैस को पास करने देगा। लेकिन बीच में कुछ एरिया होता है वो आपको पास करने नहीं देगा, वो आपको नॉन पोरस होता है। तो वो जो नॉन पोरस होता है उसमें हीट टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे जो होता है ना, वो उसमें एक तरह का लिक्विड फॉर्म हो जाता है, क्रिएट हो जाता है हाई टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से। वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका पेट्रोलियम रहेगा। तो इस तरीके से होता है। एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन के बीच में भी आपका
पेट्रोलियम क्रिएट होता है हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से। क्या होता है मतलब कि ये जब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है ऐसे करके, तो जब आप देखोगे तो ये ऐसे करके फोल्ड हो जाता है। जब होता है तो एंटीक्लाइन सिंक लाइन, ये ऊपर वाला एंटीक्लाइन हो गया, नीचे वाला सिंक लाइन हो गया। तो ये जो बन रहा है ऐसे करके फॉर्मेशन हो रहा है, ये बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स ट्रैप हो जाता है। ये हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कोल में भी कन्वर्ट होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा हीट होगा ये नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इंडिया में बात कर ले तो पेट्रोलियम का जो मेजर 3 जो जहाँ पाया जाता है वो है मुंबई है, गुजरात, असम रीजन में पाया जाता है। ठीक है, और ये अंकलेश्वर, गुजरात में कहाँ पाया जाता है तो अंकलेश्वर में पाया जाता है। असम में जो है वो असम में जो है वो पाया जाता है। दिग्बोई जो है असम का वो पेट्रोलियम रिजर्व है। ठीक है, और मुंबई हाई तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ये 3 आपको प्रोमिनेंट रीजन है जहाँ पे पेट्रोलियम बड़े पैमाने में पाया जाता है, तो याद रखना। अब बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस जब पेट्रोलियम जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जब सैचुरेट हो जाता है, वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखते हो कि जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है वहाँ पे आपको नेचुरल गैस भी मिल सकता है। क्लियर हो गया? तो चलो, तो नेचुरल गैस जो होता है वो बेसिकली थोड़ा इको फ्रेंडली एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम कोल ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो आप बर्न करते हो, इसको जब यूज़ करते हो, तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी गैस का इमिशन होता है वो कंपैरेटिवली, जो पॉल्यूटेंट्स गैस का इमिशन होता है वो कंपैरेटिवली कोल पेट्रोलियम को बर्न करने के कंपेयर में कम होता है। तो इसलिए जो है हम लोग को नेचुरल गैस को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू कोल पेट्रोलियम, क्योंकि ये जो हार्मफुल जो गैसेज है इसको इमिशन ये कम करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। कंप्रेस नेचुरल गैस, जब हम लोग इसको कंप्रेस करके जो है व्हीकल्स में जो यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑटो होंगे, गाड़ी हो गया, आजकल सीएनजी बेस्ड मोटर साइकिल्स या सीएनजी बेस्ड कार, सीएनजी बेस्ड अदर गाड़ी जो यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये आपको जो है पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी जो है ईस्ट कोस्ट में आपको मिलेगा। कहाँ गया, हाँ, कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपको इसका रिजर्व मिल जाएगा। मुंबई हाई में मिल जाएगा इसका कंजर्वेशन, मतलब वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कुकिंग फ्यूल में भी ये यूज़ होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, वो एक बात और बताना भूल गए थे आपको कि ये जो नेचुरल गैस का जो पाइपलाइन है ना, देखो कोल, अच्छा एक चीज़ और बताना इंपॉर्टेंट है, पहले कोल में जाते हैं। कोल का जो मैन्युफैक्चर होता है ना, वो बेसिक जो जहाँ से प्रोड्यूस होता है वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी बनता है, क्योंकि कोल बल्कि होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो बल्कि है, इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए जो कोल से जो प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, या फिर स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होता है, ये आयरन इंडस्ट्रीज़ होता है, इसको बेसिकली हम लोग वहाँ कोल जहाँ पे रिजर्व मिलता है वहीं के आसपास में बनाते हैं, ताकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन बच जाए। जैसे कि झारखंड रीजन में आपको आयरन स्टील इंडस्ट्रीज मिल जाएगा जमशेदपुर में। ठीक है, आपको थर्मल पावर प्लांट मिल जाएगा वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है और वहाँ पे आप आराम से इन इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हो। और नेचुरल गैस के बारे में बात कर लिया जाए तो नेचुरल गैस का जो आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो प्रोड्यूस करके, वो आप पाइपलाइन के थ्रू करते हो। तो महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक में एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में आपको नेचुरल गैस का काफ़ी यूज़ होता है। तो वहाँ से पाइपलाइन बिछा है, जो नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। 1700 किलोमीटर का ये पाइपलाइन है। हज़ारिया, विजयपुर, जगदीशपुर का ये रीजन कवर करते हुए जाता है, और इसको ऑपरेट कौन करता है? गेल करता है। ठीक है, जीआईएल जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एंटिटी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी एनर्जी सोर्स का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है, और बेसिकली जितना भी हम लोग अपना नॉर्मल डे टू डे डोमेस्टिक लाइफ में जो अपना एनर्जी रिसोर्स को जो डिमांड को फुलफिल करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से पूरा करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से इंडस्ट्रीज में भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़े पैमाने में यूज़ होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। एक होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है थर्मल पावर प्लांट, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो डैम बनाते हैं, यहाँ से पानी फ्लो में गिरता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो हाइट आता है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो टरबाइन को नचाता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट लगता है फिजिक्स वाला, फिर वहाँ से फिर जो है आपको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और यही कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। वहाँ पर क्या होता है, हीट स्टीम इंजन होता है, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट जो प्रोड्यूस होता है उसका जो स्टीम होता है वो टरबाइन को रन करता है। टरबाइन जो रन करता है, फिर वो टरबाइन घूमता है, उस टरबाइन से फिर जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट लगाते हैं, फिर वहाँ से फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे भी हम लोग को कोल का कहीं ना कहीं यूज़ लगता है स्टीम इंजन में, थर्मल पावर प्लांट में। चलो
तो ये हो गया। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग 4 देख ली, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं कि ये सब पाया कहाँ जाता है। तो देखो ये जो सिंबल देखो आप, थर्मल पावर प्लांट का जो ब्लैक कलर का राउंड से जो है वो सिंबल है, और जो रेड ट्रायंगल है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का सिंबल है। तो आप देख सकते हो कि जो थर्मल पावर प्लांट है ये आपको झारखंड में मिलेगा, बिहार में एक ही है, बरौनी में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा आपको। फिर आपको मेजरली आप ये पेनिनसुलर प्लेटू का जो रीजन देख रहे हो, आपको उसको हर जगह मिल जाएगा। गुजरात में मिल जाएगा, आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, उड़ीसा में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, साउथ में भी आपको मिल जाएगा, तमिलनाडु में। तो ये आप देख सकते हो कि इसका जो थर्मल पावर प्लांट है ये इंडिया में बहुत जगह है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? वो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो अभी रिसेंट ईयर में डिस्कवर हुआ है, और ये इन्वेंट हुआ कह लो आप। बेसिकली ये आप कह सकते हो कि ये डिस्कवर हुआ क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी इसमें एनर्जी था, लेकिन लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब इससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हो सिस्टम डेवलप करके। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि ये आपका जो सोर्स होता है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे विंड एनर्जी, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, विंड हमेशा बहेगा। सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा सन रहेगा। टाइडल एनर्जी हमेशा समुंदर रहेगा, उसमें टाइड आएगा, हमेशा वो अवेलेबल रहेगा। एटॉमिक एनर्जी हमेशा न्यूक्लियर है, एटम है, उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, ये चीज़ हमेशा रहेगा। गाय का गोबर या फिर ह्यूमन जो एक्सक्रीटा होता है उससे जो आप या फिर ये चीज़ जो होता है वेस्ट, उससे आप जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो गोबर बायोगैस प्लांट से, तो वो भी आपका नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो बेसिकली नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्लीन सोर्स होता है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के जैसा ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा आपको अवेलेबल रहेगा। और ये थोड़ा सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि ये आपको हमेशा अवेलेबल है तो ये चीज़ सस्ता पड़ेगा। तो ये बेसिकली फार 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 बेटर है, और ये पॉल्यूशन भी नहीं करेगा, ये इको फ्रेंडली होता है। तो बेसिकली नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ फार बेटर देन द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बारी बारी करके जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो डिफरेंट टाइप है उसको पढ़ते हैं। तो पहला न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। तो न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी है, ये बेसिकली जो एटम होता है, यूरेनियम और थोरियम, ये झारखंड और राजस्थान जैसी जगहों में पाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो एटम होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसको ना मतलब उसके स्ट्रक्चर को हैम्पर किया जाता है। फिर वहाँ से जो चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, और वो चेन रिएक्शन बहुत कंट्रोल तरीके से होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और बेसिकली ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल करके ही एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। और ये एक सिस्टम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे होता है, वो बेसिकली बहुत कंट्रोल तरीके से वहाँ पे ये सिस्टम को डेवलप किया जाता है, ताकि कोई कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्लियर हो गया? क्योंकि ये सब जो होता है चेन रिएक्शन इतना तेज़ी से होता है, क्योंकि ये अनहोनी मतलब डिजास्टर भी ला सकता है। जो हम लोग एटॉम बम देखते हैं, वो क्या है, वो चेन रिएक्शन वो भी होता है, यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये अनकंट्रोल तरीके से होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेके आ जाता है। लेकिन अगर कंट्रोल तरीके से आप करो, तो इससे आप जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो, इससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया में जो है बेसिकली 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन है, जो कि आपको मैप वर्क में आ सकता है। चलो, अब ये पाया कहाँ जाता है, तो देखो जहाँ पे न्यूक्लियर पावर है प्रोड्यूस होता है, जहाँ पाया जाता है ये न्यूक्लियर यूरेनियम और थोरियम, जिससे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है, यूज होता है, ये बेसिकली राजस्थान और झारखंड का रीजन होता है, केरला में भी कुछ रीजन है, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि सन से आने वाला हीट एनर्जी। तो सन से जो एनर्जी आता है वो सोलर प्लांट के थ्रू जो है सोलर पैनल बनाया जाता है, उसमें वो एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, फिर उसको फर्दर जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके लाइफ स्टाइल को गांव देहात में खास तौर पे रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आप जब रूरल एरिया में आप बायोगैस प्लांट ना लगा के ये अगर लगा लोगे, तो आप वो जो बायोगैस से जो आप मैन्यूर जो आप कॉल डंग यूज़ कर रहे थे, वो या फिर जो भी उससे आप मैन्यूर बना लो, आप उस मैन्यूर को जो है आप खेत में फर्टिलाइजर के तौर पर मैन्यूर जो यूज़ कर लो। तो उससे क्या होगा, आपका वो उस काम में आ गया, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो आपको सोलर एनर्जी पैनल से हो गया, जो सोलर पैनल है उससे नीड हो गया पूरा। तो ये आपको बहुत बेहतर होता है, ठीक है, सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी पाया कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है इक्वेटोरियल रीजन के पास हम लोग से सटा हुआ है इंडिया, और यहाँ पे हीट भी अच्छा खासा आता है। तो समर रीजन में जो है समर टाइम्स में आप सोलर पैनल को अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है विंड पावर प्लांट। हाँ चलो, तो विंड पावर है। तो विंड पावर में क्या होता है,
कि विंड जो हवा बहता है विंड मिल्स होता है। विंड मिल में क्या होता है कि आप बड़े पैमाने पर, जैसे इमेज में देख सकते हो, बड़े पैमाने पंखी जो होता है ये नचता है, ये बहुत लेंथ का लंबा लंबा लेंथ होता है ये। और ये क्लस्टर ऑफ एरिया, मतलब ऐसा क्लस्टर होता है जैसे कि जहाँ पे आप विंड बहुत बड़े पैमाने में फ्लो करता है, यानी कि वो एरिया खुला खुला होगा। जैसे तमिलनाडु का जो एरिया है, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है, जैसे तमिलनाडु का नागरकोली और टू मदुरई एक रीजन है, वहाँ पे आप एक तरह का क्लस्टर है जहाँ पे आप विंड मिल बड़े पैमाने में बनाया गया है। महाराष्ट्र, केरला, लक्षद्वीप, इन सब जगहों में, जैसलमेर हो गया राजस्थान का, इन सब जगहों में जो है विंड मिल लगाया जाता है, जैसे विंड पावर हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बायोगैस के बारे में। तो बायोगैस पता है कि एनिमल या फिर फार्म वेस्ट या एग्रीकल्चरल वेस्ट, शब्स या फिर ह्यूमन वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट, इन सब का जो कलेक्शन होता है, फिर इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे ये सड़ता है, गलता है, फिर वहाँ से जो गैस प्रोड्यूस होता है, बेसिकली मीथेन गैस, वो बायोगैस होता है। और वो जो है ना, एनर्जी अंदर बहुत होता है उसके। ठीक है, और फिर इसको रूरल एरिया में डोमेस्टिक पर्पज से हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोजिशन होता है वही गैस प्रोड्यूस करता है। तो और ये इसका थर्मल एफिशिएंसी अच्छा खासा होता है। ठीक है, और केरोसिन ये कॉड डंग या चारकोल जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका अल्टरनेटिव ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी इसको बहुत प्रमोट कर रहा है बायोगैस प्लांट को डेवलप करने के लिए रूरल एरिया में खास तौर पे। और फिर जो बायोगैस प्लांट बनने के बाद जो उससे गैस निकल गया, फिर जो एक्सक्रीटा जो रेसिड्यू बच जाता है, उसको भी हम लोग मैन्यूर के तौर पर खेत में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे और क्या है, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे और डिटेल में थोड़ा बताया गया है। तो अब बात करते हैं जियोथर्मल के बारे में। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, अच्छा, पहले तो टाइडल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी किसको बोलते हैं? जो समुद्र में जो जो वेव उठता है बहुत ऊंचा ऊंचा, वो वेव पानी को एक समुद्र के कोस्ट लाइन में जाकर के लेके जाता है। तो वो पानी वहाँ पे ना एक वाटर ट्रैप बना लेते हैं, जहाँ पे पानी जो टाइड के साथ आता है वो एक हाई रेंज में, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर उस पानी को फ्लड गेट, मतलब गेट बना लेते हैं जहाँ पे पानी चला गया, फिर उसको बंद कर देते हैं, वहाँ पे पानी स्टोर हो गया। अब वो पानी को हम स्पीड में गिरा करके, फिर वही जो डैम का कंसेप्ट होता है, उसी तरीके से टरबाइन के, जैसे कि 2 गेट है, ये गेट है, ये ओपनिंग है, यहाँ से पानी आया है, समुद्र का वेव ऐसे करके ये हाइट पे पानी ऐसा आया, ऊपर में चला गया, और ये गेट है, अंदर के पानी ट्रैप हो गया, फिर इसको क्लोज कर दिया गया। फिर अब पानी को हम जब वापस करेंगे तो पानी फ्लो के साथ जाएगा, फिर टरबाइन लगा देंगे, फिर वहाँ पे से फिर जो हाइड्रो पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, फिर यहाँ पे भी वही प्रोसेस लगा करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो बेसिकली टाइडल एनर्जी कहाँ पे है? जैसे गल्फ ऑफ कच्छ में है, गुजरात में, गल्फ ऑफ खंबाट में है। ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है वहाँ पे है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग हाई टाइड उठता है और यहाँ से हम लोग टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जियो थर्मल एनर्जी के बारे में। तो जियो थर्मल एनर्जी मतलब जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, अर्थ के अंदर भी हीट होता है, क्योंकि क्रस्ट मेंटल कोर जो लास्ट वाला पोर्शन होता है अर्थ का कोर, बीच वाला, वो बहुत हीट होता है। अब जब हीट होगा तो जाहिर सी बात है उससे जो वेपर निकलेगा, ये गैस निकलेगा, बहुत ज़्यादा हीट रहेगा। तो वो जब निकलेगा उसको फॉल्ट टाइप, यहाँ पे मतलब फॉल्ट रहेगा अर्थ के बीच में, जहाँ पे जगह स्पेस रहेगा, वहाँ से वो हीट निकलेगा। तो जब हीट निकलेगा तो वो बेसिकली जहाँ पे लेक होता है, रिवर होता है, लेक होता है, वहाँ पे आपको पैसेज मिल जाता है निकलने का। तो वहाँ से जब वो निकलता है तो वो वाटर होता है, वाटर स्प्रिंग मतलब के साथ वो निकलता है, और वो जो हीट, बहुत ज़्यादा हीट होता है, और वो जब निकलता है तो वो काफ़ी एनर्जी उसके अंदर होता है। तो उस एनर्जी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। और इंडिया में बेसिकली ये पाया कहाँ जाता है? बेसिकली 2 रीजन है जहाँ पे ये पाया जाता है। एक है हिमाचल प्रदेश में, और एक है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण रीजन है वहाँ पे, और लद्दाख के पूगा वैली में। तो आपको ये दोनों जगह याद रखना होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो हम देख ली कि मिनरल्स क्या होता है, उसका टाइप देख लिए, फिर एनर्जी क्या होता है, कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन, उसका टाइप देख लिए, वो कैसे बेहतर है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से, वो देख लिए, और ये रिन्यूएबल होता है ये भी देख लिए, और कितना ज़रूरी होता है ये यूज़ करना, क्योंकि कल को जाकर के जो है ये बाकी एनर्जी रिसोर्स जो है ख़त्म हो सकता है, कन्वेंशनल वाला ये तो रहेगा। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा डिपेंडेंसी अपना नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक रह गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि आप जो एनर्जी यूज़ कर रहे हो, चाहे वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करो या नॉन कन्वेंशनल से यूज़ करो, तो ये बेसिकली ख़ास तौर पे हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर ले तो इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, और
इसको अगर हम यूं ही वेस्ट करते रहेंगे तो आने वाले जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। एक तरह का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देगा कि आगे ये कन्वर्शन ऑफ एनर्जी कब तक लास्ट करेगा, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहा है और लेकिन पॉपुलेशन इतना तेज़ी से राइज कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग एनर्जी रिसोर्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग बस कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन नहीं देख रहे, बस एनर्जी को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते चले जा रहे हैं। तो हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि हम लोगों को जो भी एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कमर्शियल, डोमेस्टिक, हर जगह हम लोग जो एनर्जी का नीड है उसको हम लोग कन्वेंशनल से हट के नॉन कन्वेंशनल सोर्स पे जाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग हर इंडिविजुअल को ये कोशिश करना चाहिए कि जो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे घर पे हैं तो लाइट ज़रूरत से बिना नहीं जलाना चाहिए। फ़ैन, अगर मौसम ठीक है तो फ़ैन नहीं चलाओ, एसी ज़रूरत नहीं है तो मत चलाओ, ठीक है। तो बेसिकली आप बात जैसे कि हम लोग देखो, हम ये इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप बात कर लो यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर यूएनईपी, हर जगह जो है इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को, मतलब कंट्री को बचाने की बात होती है। तो जब इन्वायरमेंट को बचाने की बात होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, रेफ्रिजरेटर एसी से निकलता है। वो लोग इन्वायरमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं, सीएफसी का हार्मफुल इफेक्ट का बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग खुद एसी में बैठ के ये सब बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? आप एटीएम में चले जाओ, वहाँ पे लिखा जाता है कि इको फ्रेंडली है, यहाँ पे पेपर को ये नहीं करो, वो नहीं करो। वहाँ पे फिर मतलब इको फ्रेंडली की बात किया जाता है और वहाँ पे लिखा भी रहता है कुछ चीज़ कि पेपर मत यूज़ करो, वो इको फ्रेंडली के खिलाफ है। लेकिन वहाँ पे एसी चल रहा है, वो भी तो इको के खिलाफ है, इको एनवायरनमेंट के खिलाफ है। तो कहने का मतलब है कि आप मतलब कि सोसाइटी के लोग जो है ना, सोसाइटी ख़ास तौर पे जो ऊपर एपिटोम पे बैठे हुए हैं, जो सोसाइटी में इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो लोग खुद बोलते हैं, लेकिन जो आप उनका ग्राउंड लेवल देखो तो वो खुद भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर हर इंडिविजुअल ये चाह ले कि हमको एनर्जी को बचाना है, ठीक है, तो आप ये मुमकिन हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करना पड़ेगा। हम लोग को अगर गांव में है तो बायोगैस प्लांट बनाना पड़ेगा। हम लोग अगर गांव में है तो अगर छोटा-छोटा जो सोलर पैनल लगा करके हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को उससे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो वो एक टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी को का खर्च को बचाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडिया में हम लोग को ख़ास तौर पे जो है, जैसे डेवलपिंग कंट्री है, हम लोगों को बहुत ध्यान देना होगा ख़ास तौर पे एनर्जी रिसोर्स को प्रिजर्व करने में। और वो भी रिसोर्स जो कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल तो ठीक है, नॉन कन्वेंशनल को हम लोग को बचाना है, क्योंकि हमारी जनरेशन जो आएगी आगे चल कर के उसको भी हम लोग क्या जवाब देंगे अगर हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगा तो, ठीक है। आई होप आई कैन ईज़िली एंड आई कैन मैं खैर अच्छे से समझा पाया हूँ आपको ये चैप्टर। और आपको अगर कोई दिक्कत हुआ होगा इस चैप्टर में तो आप इस चैप्टर को दोबारा से देखो, समझो, तो आपको ये चैप्टर बेहतर से बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विद दिस आई थिंक द टाइम टू रैप अप दिस चैप्टर। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फहद पाठशाला।